कल से। ले बेटा, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एक बंदा कारोबार कर रहा हो और वो कंपनी ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। इस सोल ट्रेडर की लायबिलिटी कैसी हो? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? जब तक उस बिजनेस की सारी लायबिलिटीज पे ना कर दें आपकी जान नहीं छूटेगी। सोल ट्रेडर में बिजनेस और उसके मालिक की सेपरेट हैसियत होती है। नहीं, उसके बिजनेस की मालिक से कोई अलग सेपरेट हैसियत नहीं होती। सेम मामला किसमें था? पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप में फर्क क्या? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में सिर्फ मालिकों की तादाद बदल जाती है। अदरवाइज तो मेरे बच्चे उसके अंदर भी जो लायबिलिटी है मालिकों की वो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड का फिर वही मतलब मेरे बच्चे, फिर अगेन पार्टनरशिप के अंदर मालिकों और बिजनेस की क्या अलग अलग हैसियत होती है? नहीं मेरे बच्चे, उसमें भी कोई अलग अलग हैसियत नहीं होती। बिजनेस की जो भी हैसियत है उसके मालिकों से है। बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो मालिक पे करेंगे। ऐसे था मेरे बच्चे। फिर हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक तरीका और है जिसमें आप अगर हम कारोबार करें, और वो कौन सा था? कंपनी का। अगर हम कंपनी बना के कारोबार करें तो कंपनी को जब एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, क्योंकि कंपनी मेरे बच्चे सिर्फ नाम लेने से नहीं बनती। अगर आप सोल ट्रेडर का कारोबार कर रहे हो और बाहर लिख के लगाने ये कंपनी है, तो क्या बन जाएगी वो? ना ना। कंपनी को कंपनी बनाने के लिए आपको उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अंडर कंपनी एक्ट 2017। जब हम कंपनी एक्ट 2017 में उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो हमने डिस्कस किया था कंपनी ये है, ये भी कारोबार। ये कंपनी जो लफ्ज बोलते हैं एक्चुअली वो कारोबार होता है। बस उसके एक एक उसके सामने एक शील्ड है जिसके लफ्ज हम कंपनी बोलते हैं। बैक एंड पे है वो क्या? वो कारोबार का ही नाम कंपनी है। जैसे सोल ट्रेडर कारोबार का ही नाम है, पार्टनरशिप कारोबार का ही नाम है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे कंपनी भी कारोबार का नाम है, लेकिन कंपनी कहेंगे उसको सिर्फ जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे फिर आगे मजीद फर्क क्या हुआ था? हमने डिस्कस किया था ये कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है एज ए कंपनी, तो हमने कहा था ये एक खुद से इंसान बन जाती है। ऐसे मेरे बच्चे, अब मुझे इसका जरा बताना है कि ये हुआ क्या। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है वो अपने मालिकों से एक सेपरेट पर्सन बन जाती है। इस सेपरेट पर्सन के वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी था ही क्या मेरे बच्चे? जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी खुद से अलग इंसान बन जाती है। उस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, सर इसको आपने इंसान तो बना दिया, क्या ये हमारे जैसे इंसान है? हमने कहा कि बिल्कुल, इस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं जो आम इंसानों वाले हैं। लेकिन सर इस इंसान को क्या हम नेचुरल पर्सन बोलेंगे? हमने कहा था नहीं। अगर सिर्फ इस इंसान को डिनोट करना हो कहीं पे तो कैसे डिनोट करोगे? खाली पर्सन कह दो, या आर्टिफिशियल पर्सन कह दो, लीगल पर्सन कह दो, कॉर्पोरेट पर्सन कह दो, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कह दो, कंपनी कह दो, कॉर्पोरेशन कह दो, जो दिल करता कह दो। ऐसा था पर ये नहीं कि जो दिल, सर पप्पू कह दें, माजू कह दें, ऐसा भी नहीं। एक सेकंड में घर से है नहीं। भाई की कॉल थी, ये ना कहना कि जी से सर ने शुरू किया है, देखें घर से कॉल है, जी से शुरू किया है, भाई की कॉल थी। वैसे भी अगर वो ना वो बेगम की कॉल होती तो जी से कहना कोई अल्लाह माफ करे कोई बुरी बात थोड़ी है, कमाल की बात है ये तो। है, यही तो हम सब चाहते हैं? जी सर। ले बेटा चले। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने सिर्फ कहीं पे नेचुरल पर्सन को डिनोट करना हो तो कैसे करोगे? इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन। चले फिर हालांकि वो पर्सन हमने वो बोल दिया वो मुनासिब नहीं था, खाली कंपनी के लिए लफ्ज पर्सन बोलना। अगर दोनों को कहीं पे इकट्ठा डिनोट करना हो तो फिर पर्सन बोलना है। क्योंकि खाली वैसे तो चाहे मतलब उसमें इंसान जिंदा भी आ जाते हैं और आर्टिफिशियल भी आ जाते हैं। ये नहीं कहना सर मुर्दा भी आ जाते हैं, अल्लाह माफ करे। ले बेटा, उसके बाद मेरे बच्चों को याद होगा हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना शुरू की थी मेरे बच्चे। हमने कहा था कि सबसे पहले कि कंपनी जब इंसान बन जाती है, इंसानों वाले राइट्स भी इसको मिल जाते हैं, फिर ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि कंपनी इंसानों की तरह दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दूसरे लोग कौन से? आम लोग भी और दूसरे इदारे भी। कोई और, मैंने कहा था जब भी मैं इस तरह का बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ये कंपनी की बात हो रही है या किसी इदारे की बात हो रही है। तो एक कंपनी किसी आम इंसान से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी इदारे से भी कर सकती है, यानी कि और कंपनी के साथ भी कर सकती है। फिर हमने डिस्कस किया था जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मेरे बच्चे वहां पे क्या राइज होता है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, याद है जो बच्चे आज बैठे हुए थे बिलॉ,
तो दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिजर भी होती हैं, प्रोमिसरी भी होती हैं, उनके राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता ही नहीं सिवाय चंद एक एक्सेप्शन के जिसमें आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों क्रिएट ना हो। ऐसे ही था मेरे बच्चे। तो फिर हमने डिस्कस किया था कंपनी जब बन जाती है तो आम इंसानों की तरह उधार भी ले सकती है। जब ये उधार लेगी तो उधार मालिक वापस करेंगे या कंपनी खुद वापस करेगी? हमने कहा था कंपनी खुद वापस करेगी। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जितने भी एसेट्स खरीदेगी अपने बिहाफ पे वो कंपनी के नाम पर ही रहेंगे, वो मालिकों के लिए नहीं होंगे, वो या वो मालिकों की वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो मालिकों के एसेट्स नहीं होंगे, उनको ऑन भी कौन कर रही होगी? कंपनी खुद ही कर रही होगी। इस तरह की बातें आगे भी जाके आया करेंगी कहीं ना कहीं। उसको फिर ये ना समझना कि यहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था अगर कंपनी ने किसी को उधार पे सामान बेचा और कंपनी ने उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो ये पैसे मेरे बच्चे उसके शेयर होल्डर जाके रिसीव कर सकते हैं उससे? हमने कहा था नहीं, अगर कंपनी ने किसी से पैसे लेने हैं तो वो बंदा कंपनी को ही पैसे देगा, मालिक उस बंदे से जाके पैसे ले भी नहीं सकते। और अगर वो बंदे ने मालिक को पैसे दे भी दिए तो मेरे बच्चे कंपनी अलहदा से उस बंदे से पैसे रिकवर करेगी। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जब हम कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, अब कंपनी बन तो गई और मालिकों से लहदा इंसान बन गई, हमने कहा कि इस इंसान को अब मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने आप को मैनेज या कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर हमने डिस्कस किया था इस इंसान को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए हम कुछ जिंदा इंसानों को अपॉइंट करते हैं, नेचुरल पर्सन को। आगे जाके पढ़ेंगे ये जो डायरेक्टर होते हैं हमेशा नेचुरल पर्सन होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था इस कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? डायरेक्टर्स के पास। फिर हमने अगली बात डिस्कस की थी सर ये डायरेक्टर कहां से आए हैं? हमने कहा था ये डायरेक्टर हमेशा हमेशा कहां से आया करेंगे? ये शेयर होल्डर में से आया करेंगे। लेकिन फिर हमने ये भी डिस्कस किया था ये जब हमेशा शेयर होल्डर में से आ रहे होंगे, लेकिन इसकी क्या होंगी कि कुछ एक्सेप्शन भी होंगी। और वो कितनी एक्सेप्शन होंगी? 4 एक्सेप्शन होंगी। इंशाल्लाह वो जाके चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। और फिर एक और चीज डिस्कस की थी कल, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि सर बात का एक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें थोड़े से शेयर होल्डर होते हैं और वो सारे के मान लो 7 शेयर होल्डर हैं, वो 7 के 7 डायरेक्टर बन के भी बैठे हो। तो मेरे बच्चे इस तरह की जो छोटी कंपनी हो जिसमें शेयर होल्डर ही सारे डायरेक्टर हो, तो वहां पे सर शेयर होल्डर और डायरेक्टर क्या दोनों का रोल सेम ही रहेगा और सेम ही एक ही जगह पे बैठ के ये डायरेक्टर वाले फैसले भी कर सकते हैं और शेयर होल्डर वाले फैसले भी कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा था? तो हमने क्या डिस्कस किया था मेरे बच्चे? जो शेयर होल्डर्स वाले काम करने हैं अभी भी वो उन्होंने एज ए शेयर होल्डर सेपरेट करने हैं, और जो डायरेक्टर्स वाले काम होंगे एज ए डायरेक्टर सेपरेट करने हैं। भाई शेयर होल्डर ही अगर डायरेक्टर बन गए हैं इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो शेयर होल्डर डायरेक्टरों वाले काम भी एज ए शेयर होल्डर करना शुरू कर दे। हमने डिस्कस किया था जब शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर बना देते हैं, जैसे हम सब लोग सीएफई के शेयर होल्डर हैं, हम सब लोग ही इसके डायरेक्टर भी हैं, तो मेरे बच्चे जो डायरेक्टर्स वाले काम है एज ए डायरेक्टर ही करेंगे और जो शेयर होल्डर वाले काम है एज ए शेयर होल्डर ही करेंगे। याद रखोगे मेरे बच्चों? और फिर हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टरशिप एक्चुअली शेयर होल्डर्स को एक अजाफी चार्ज मिलता है, एक अजाफी ओहदा मिलता है। कल अगर हम किसी शेयर होल्डर को डायरेक्टर बना दें और उसको डायरेक्टरशिप के ओहदे से रिमूव कर दें तो वो शेयर होल्डर तब भी रहेगा, वो जो अजाफी ओहदा उसको दिया था डायरेक्टर का वो ओहदा हमने वापस ले लिया। ऐसे था मेरे बच्चों कुछ इस तरह के अल्फाज। और अगर कोई बड़ी कंपनी हो तो बड़ी कंपनी मान लो कि हम सब लोग हैं यहाँ पे, एक हमने कंपनी बनाई, उस कंपनी के हम सब शेयर होल्डर हैं, लेकिन उसके डायरेक्टर हमने ये जो 6 बच्चे बैठे हुए हैं आगे इनको हमने उसका डायरेक्टर बना दिया। अब इन डायरेक्टर्स को हमने क्या किया, ये शेयर होल्डर भी हैं, साथ इनको एक अजाफी ओहदा भी दे दिया है। जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी हम सब लोग जाके उसमें बैठ सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ यही बैठेंगे। जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी क्या ये लोग आके उसमें बैठ सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर नहीं है। हम शेयर होल्डर वाले काम तो करेंगे, डायरेक्टर वाले नहीं करेंगे। ये लेकिन ये लोग डायरेक्टर वाले भी करेंगे, शेयर होल्डर वाले काम भी करेंगे। याद रखोगे इस बात को मेरे बच्चे? ये छोटी छोटी बातें हैं, अगरचे I2B के अंदर पढ़ के आए हो, लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि टाइम कम है इसके अंदर हमने रिवाइज कर के यहीं पे तैयार करने की कोशिश करनी है, इसलिए मेरे बच्चे इसको रिवाइज करो। ले बेटा, फिर हमने डिस्कस किया था कल, अगर आपको याद है, कि कंपनी इंसान है, ये इंसान जो अपनी इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स भी खुद ही पे करेगा। फिर हमने डिस्कस किया था ये कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर ये खुद टैक्स पे करती है। टैक्स पे करने के बाद जो बाकी प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम क्या करते हैं उसको डायरेक्टर उस पैसे को उठा के शेयर होल्डर्स के अंदर डिविडेंड के तौर पे डिवाइड कर देते हैं। डिविडेंड का जो लफ्ज होता है ये हमेशा उस पैसे के लिए लफ्ज बोला जाता है जो प्रॉफिट में से हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं, उस पैसे का नाम डिविडेंड होता है। ये हमेशा प्रॉफिट में से ही शेयर होल्डर को दिया जाता है। अगर इस साल मान लो कि सीएफई का लॉस आया है, आप लोग सब सीएफई के डायरेक्टर हो, आप सोच रहे हो कि हम ऐसा करते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने सोचना होता है। मुझे बताओ मेरे बच्चे इस साल में लॉस है, क्या हम शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर सकते हैं डायरेक्टर? क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि डिविडेंड का नाम ही इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं।
ये तो नहीं होगा कि सर वो शेयर होल्डर बेचारे उनके घरों में फाके हैं, वो बेचारे परेशान बैठे हैं, उन्होंने बच्चों की फीस पे करनी है, घर के किराए हैं, सर ऐसा करते हैं ये जो चिल्लर पड़ा हुआ सर्दियां आ गई है ना सर, है इसको बेचते हैं और क्या करते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर देते हैं। कैसे होगा? ना ना, क्योंकि कानून क्या है, कानून कहता है कि डिविडेंड किसको कहते हैं? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर, और ये प्रॉफिट नहीं कहता। सर 3 लाख का बेचा खरीदा था, 4 लाख का बेच दिया, ऊपर का 1 लाख का प्रॉफिट सर। नहीं ये भी नहीं होता, वो भी हम देखेंगे मेरे बच्चे। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर कंपनी, ये मालिक बैठे हुए हैं और ये कंपनी एक सेपरेट इंसान है खुद, अगर ये कंपनी कोई गैर कानूनी काम कर दे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा मेरे बच्चे? ये कंपनी खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन ऐसे हालात हो सकते हैं जहां पे हम पकड़ के उसके मालिकों को भी लायबल ठहरा दें। बिल्कुल हमने डिस्कस किया कि बाज़ का हमारे इरादे ही गलत होते हैं कंपनी को बनाने के, हमने काम ही गलत करना होता है, बस ये चाह रहे होते हैं कि प्रोटेक्शन मिल जाए, आगे पकड़ी कंपनी जाए और काम गलत हम खुद करें। तो जहां पे ऐसे इरादे नजर आ रहे हो अथॉरिटीज को, तो फिर वो किनको पकड़ेंगे? जाके मालिकों को पकड़ेंगे। यार को कंपनी तो पकड़ी ही पकड़ी जाएगी, लेकिन साथ मालिकों को भी पकड़ेंगे। ऐसी बातें थी ना मेरे जो कल डिस्कस की थी आप लोगों ने। ले बेटा, यहां से आज हमने डिस्कस करना शुरू करना है। ले मेरे बच्चे, इस चैप्टर का मेरा ख्याल है कि शायद कोई सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक कह लो या सेकंड लास्ट कह लो। वहां पे लिखा होगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। भाग के जाओ, जाके देखो इस चैप्टर के किताब के आखिर पे नहीं जाना, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कोई है ये टॉपिक? पेज नंबर बोल दो कोई एक बच्चा। सौखी किताब वाले तुम लभते रहो, तानू कुछ नहीं लभना, क्योंकि आपकी किताब सौखी है। मिल गया पेज नंबर 90? 19? मैंने कहा कि पहला चैप्टर ही 90 पेजेस का हो गया, तो फिर तो दो। तो पेज नंबर 19, इसमें क्या एक ऐसा टॉपिक है जहां पे लिखा हो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी? नहीं बेटा, उस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है पहले जरा देखिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक है ना आपस में जरा थोड़े से आपको कंफ्यूज करेंगे। जब वो पेपर में पूछेगा, वो पूछेगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी बताओ, या कंसिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी बता दो, या वो पूछेगा इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बता दो, या कंसिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बता दो। तो इसका मतलब इन दोनों टॉपिक्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पेपर में पूछने का अब हमें, हमारे पास किताब थोड़ी होगी वहां पे सर भाग के जरा देख लें ये कहाँ से हमने आंसर करना है, ये तो हमने ही आपको सिखाना है। तो बेटा इफेक्ट जो वो टॉपिक है वो वहां पे हम पढ़ेंगे आखिर में जाके। मान लो कि हम सब लोगों ने मिलकर एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, वो कहेगा उस टॉपिक के अंदर, वो कहेगा जब एक कंपनी बन जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो बन जाती है ना कंपनी, जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो अलहदा से इंसान बन गई। अब इसके अलहदा ओवरऑल इसकी रजिस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट, यानी कि ओवरऑल जब हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके क्या इफेक्ट होंगे, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। उसमें उनमें से एक बात ये भी होगी वहां पे आखिर में जो हम पढ़ेंगे, उसमें एक चीज ये भी होगी कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है अपने मालिकों से सेपरेट पर्सन बन जाती है, अपने मालिकों से एक सेपरेट पर्सन बन जाती है। ये एक बात है वहां पे, और भी बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन उन बड़ी सारी बातों में से एक बात यह है कि जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेते हो, अपने मालिकों से अलहदा इंसान बन जाती है। इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ वो अलहदा इंसान क्यों बना रहे हैं या क्यों मान रहे हैं कि कंपनी अपने मालिकों से अलहदा इंसान होती है, सर ये क्यों कह रहे हैं, हम सिर्फ उस एक पॉइंट को इस टॉपिक में पढ़ने लगे हैं। और ये टॉपिक है क्या बोला कि कंपनी बनाने वाले, कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बनाई, और कंपनी जिस दिन बनी अपने मालिकों से एक सेपरेट पर्सन बन गए। सर रुके रुके जरा, इस ये बताएं इस कंपनी को हमने मालिकों से सेपरेट पर्सन क्यों बोला है, या इसके सेपरेट होने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, अब नताइज क्या निकलेंगे। यानी कि हमने मालिकों से अलहदा कर दिया इस कंपनी, अब इसके क्या नताइज बरामद होंगे। हमने कहा कि इसके 3 तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्यों मालिकों से अलहदा? देखो जैसे सोल ट्रेडर में हमने मालिकों से कारोबार को अलहदा नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर भी उनका कारोबार और मालिक अलग अलग नहीं थे, उस वहां पे ये 3 बातें आपको नजर नहीं आएंगी। ये 3 बातें कंपनी के अंदर तभी हैं अगर हमने कंपनी को मालिकों से अलग इंसान बनाया। अगर हम कंपनी को मालिकों से अलग इंसान ना बनाते तो इसमें ये 3 बातें ना होती। अगर ये 3 बातें ना होती तो मेरे बच्चे कंपनी, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में कोई फर्क नहीं होना। याद रखोगे इस बात को। तो यहाँ पे इसका मतलब मेन जो डिफरेंस था ना, जो मेन सही डिफरेंस कोई चीज क्रिएट करती है पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर और कंपनी के अंदर, मेरे बच्चे वो ये है सेपरेशन ऑफ, या ये कह लें सेपरेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम ऑनरशिप। यानी कि कंपनी को हमने मालिकों से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। नहीं ना समझे?
अब हम पढ़ते हैं इसको, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। लेकिन सारी रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पढ़ रहे, सिर्फ एक पहलू डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर हमने कहा कि कंपनी जब बन जाती है मालकों से अलहदा हो जाती है, अब होगा क्या, अलहदा करके क्या कर रहे हो आप, याद रखोगे इसको। अब मेरे बच्चे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको देखिएगा। 3 कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहले, कंपनी बनाने का एक मकसद ये था, हम चाहते थे, मान लो ये मालिक है मेरे बच्चे कुछ जो भी, ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई और अलहदा इंसान बने। अब इस कंपनी को अलहदा इंसान बनाने का एक मकसद ये था, हम चाहते थे कि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो। ये चाहते थे कि नहीं? इसी वजह से तो हम कंपनी की तरफ आए थे भैया। हमने कहा कि मालिकों की लायबिलिटी तभी लिमिटेड हो सकती है अगर कारोबार इनसे अलहदा कर। तो हमने कहा कि कारोबार कैसे अलहदा हो सकता है? वो कहता कंपनी बना लो। हमने कंपनी बना ली, उन्होंने कहा कि मुबारक हो, अब कारोबार अलहदा हो गया। अब हमने कहा कि अब होगा क्या, वो लायबिलिटी का क्या बनेगा? हमने कहा कि जब कारोबार अलहदा इंसान बना दिया हमने, वो इंसान अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार है। आपको मुबारक हो, आज के बाद आपकी लायबिलिटी कैसी होगी? आपकी लायबिलिटी लिमिटेड। ये पॉसिबल नहीं था अगर हम कंपनी को मालिकों से अलहदा इंसान ना मानते। ये पॉसिबल ही नहीं था कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर जो कारोबार है मालिकों से अलहदा नहीं होता, इसलिए उनकी लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। इसे सोल ट्रेडर के अंदर हमने कहा कि कंपनी जब मालिकों से अलहदा इंसान बन गई, अब इसका कॉन्सिक्वेंस एक ये निकलाया कि मालिकों की लायबिलिटी उसके अलहदा इंसान बनने की वजह से खुद की लायबिलिटी लिमिटेड हो। अब देखो ना, मैं अलहदा हूं, आप अलहदा हो, आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हो मुझे उससे क्या लेना देना? क्या आपकी लायबिलिटीज के लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं? या इवन देन आपकी लायबिलिटी, आप अलहदा इंसान हो, आपके घर वाले अलहदा इंसान है, आपकी लायबिलिटीज के लिए आपके घर वाले भी जिम्मेदार नहीं है कानूनी तौर पर। वो जाके कहते हैं ना, आपके बच्चे ने हमसे ये चीज उधार, उसने स्टिंग पी है, सिगरेट पिए हैं, इतने पैसे दो, हैं? हम कहेंगे उसी से जाके लो। घर वाले कहते हैं उसी से जाके लो। नहीं, आपका बच्चा है? कहते है तो हमारा, लेकिन पैसे उसी से लो, है? कानूनी तौर पे वो दुकानदार घर वालों से पैसे रिकवर नहीं कर सकता। याद रखो इस बात को। और ये घर वालों को भी सिखाया करो इस तरह की बात। अगर कोई बाहर सूटा साटा लगा लो तो बंदा पैसे लेने आए तो आप देने के लिए लायबल नहीं हो, है? कोई एहसान ना किया करो आप मेरे पेमेंट करके। खैर, जब बेटा हम चाह रहे थे कि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, देखो खत्म नहीं हो रही, ये भी ध्यान देना अल्फाजों के ऊपर। हम ये नहीं कह रहे कि मालिकों की लायबिलिटी खत्म ही हो जाए, ना ना, हमने कहा कि मालिकों की लायबिलिटी महदूद हो जाए, रहे सही लेकिन महदूद हो। फिर अगली बात अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, सर महदूद कैसे हो पाती है? क्योंकि देखो मेरे बच्चे, हमने कहा था कि इन सबके पास 5-5 लाख रुपया है, इन सबके पास 5-5 लाख रुपया पड़ा हुआ। इन्होंने सब ने 5-5 लाख रुपया इस कंपनी में लगा दिया। वो कैसे लगाएंगे? सारी बात है, शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट होगा। वो भी इंशाल्लाह आज या कल हम सीखेंगे ये शेयर्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो इन्होंने ये 5-5 लाख रुपया लगा दिया। अज्यूम कर लो, समझ लो ये कंपनी एक कश्ती की तरह है, एक कश्ती की तरह है जो किसी पानी पे तैरती जा रही है। और मालिकों ने क्या कर दिया, ये पैसा 5-5 लाख रुपया इस कश्ती पे लगा दिया। अब वो कश्ती पानी में चलती जा रही है, मान लो वो कश्ती चलते चलते डूब गई। आपको लग रहा है ये कंपनी मालिकों क्या कर रही हो, पकड़ो पकड़ो, पैसे में डूबने लगी हो, आप अपने पैसे पकड़ो। सर वो कंपनी क्या करेगी भाई? कहीं जब कुछ और लोगों का पैसा उसमें लगा होगा वो भी, और मालिकों का पैसा भी, वो क्या करेगी? वो लेकर ही डूबेगी। इसका मतलब मालिकों का भी नुकसान हो सकता है इसके अंदर। लेकिन मालिकों का नुकसान क्या होगा? महदूद होगा। कहां तक महदूद होगा? हाँ, ये नहीं होगा कि इस कश्ती के, मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा मजबूत किस्म का संगल इनके घरों के साथ भी बना होगा, वो कश्ती जब डूब रही होगी इनके घरों को भी खींच के ले जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अलग है, इनसे कोई ताल्लुक है ही नहीं उसका। जब ये कंपनी डूबेगी, हाँ इनका जो पैसा इस कंपनी में लगा रखा है वो तो उसमें पड़ा हुआ, वो तो डूबेगा, लेकिन उससे मजीद इनकी कोई किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी जब हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, कंपनी मालिकों से अलग होती है। और सेपरेट होने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अलग क्यों किया है? हमने कहा ताकि मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो जाए? लिमिटेड हो जाए। एक तो इसको अलग करने का ये मकसद है, याद रखोगे इस बात को। और ये चीज कहां पे नजर नहीं आएगी? पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में अलग अलग होते नहीं, इसलिए उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। अब अगली बात, नेक्स्ट सर, हमने इस कंपनी को मालिकों से अलग क्यों किया है? हमने कहा कि सर देखो ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंपनी अलग इंसान और मालिक अलग। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बंदा मर जाए, मालिक मर जाए। अगर मालिक मर जाए तो हम चाहते हैं कि कारोबार चलता रहे। तो कारोबार तो तभी चलता रहेगा मालिक मरने के बाद भी, या ये कंपनी तभी चलती रहेगी मालिक मरने के बाद भी, अगर कंपनी अलग इंसान हो। क्योंकि एक इंसान के मरने से दूसरा इंसान खुद ब खुद नहीं मर जाता। ये फिल्मों में होता है, यहां पे नहीं होता। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कंपनी को इसलिए भी मालिकों से अलग कर दिया, अगर मालिक जैसे मर्जी तब्दील हो रहे हैं, कम से कम कंपनी अपनी जगह पे चलती रहे। इनके मरने से, इनके बदलने से कंपनी की सेहत पे कोई असर ना पड़े। लेकिन ये काम पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में नहीं होता।
पार्टनरशिप के अंदर अगर आपको याद हो, एक भी पार्टनर छोड़ के चला जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, अगर आपने बीलो पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो फिर जाके आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा आगे जाके, कि पार्टनरशिप का असूल है, अगर हम सब लोग किसी बिजनेस में पार्टनर हैं और उस बिजनेस में हम में से एक बंदा भी किसी भी वजह से छोड़ के चला गया, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। वो लहदा बात, हम एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, चाहे कारोबार, वो नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके फिर उस कारोबार को लेकर चलते हैं। देखो जो पार्टनरशिप का आपस का जो ताल्लुक था, देखो आपस के ताल्लुक का नाम पार्टनरशिप था ना, वो खत्म हो जाता है। वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। याद रखोगे इस बात को, एक भी बंदे के निकलने से बीच में। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी क्यों? कंपनी क्योंकि लहदा है, पार्टनरशिप में ऐसे नहीं था, पार्टनरशिप लहदा नहीं थी। इसलिए हमने कहा कि एक भी बंदा गया, पार्टनरशिप खत्म। या सोल ट्रेडर में होता ही एक बंदा है, वही गया तो खत्म सारा कुछ। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, चाहे एक बंदे की कंपनी हो, चाहे सैकड़ों हजारों लाखों बंदों की कंपनी हो। अगर एक चला जाए, सारे भी चले जाए। मान लो ये तीन बंदे इस कंपनी के मालिक थे, शेयर होल्डर थे। तीनों ने कहा कि ऐसा करते हैं यार, जरा ये कौन से इलाके हैं वो, हाँ इलाका क्या बोलते हैं इनको, हाँ नॉर्दर्न एरियाज, भैया छुट्टियां मनाने के। ये सारे मेरे बच्चे नॉर्दर्न एरियाज में गए, वहां पे मान लो कि अल्लाह माफ करे, ये गाड़ी जो थी वो किसी खाई में गई, तीनों मर गए वहां। आपको लग रहा है कि उसके साथ ही जहां पे ये तीनों मरे होंगे, तो साथ ही कंपनी के जनाजे का ऐलान भी हो, क्योंकि तीन ही तो मालिक थे, तीनों मर गए। कंपनी भी तो मरनी चाहिए, कंपनी क्यों नहीं मरी? यार वो तो अलहदा इंसान है। जब तक इस इंसान को खुद अलहदा नहीं मारोगे, इसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको मारने के तरीकों को कहते हैं वाइंडिंग अप, और जब मर जाती है उसको कहते हैं डिजोल्व हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? कंपनी का गला घोट रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? वाइंड अप कर रहे हैं हम। जब वो आप मर गए, कंपनी डिजोल्व हो। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये ना कहना कि सर ये देखो आपने क्या किया यहाँ, आप कहीं खुदा ना खासा लोगों को इश्तियाल पे उकसा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे से आगे जाके जी बेटा आप बोल दो, तेरे बड़ा जोरदार सवाल आया है, तो गल तो पहले पूरी कर रहे हैं। चल देखो इनके पास था क्या, इनके पास कंपनी का था क्या? शेयर्स। शेयर्स शेयर्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह आम आपने हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर प्लॉट खरीदे होते हैं ना, वो भी एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, बिल्कुल शेयर्स भी प्रॉपर्टी की तरह होते हैं। जिस तरह किसी बंदे के मरने के बाद उसके प्लॉट स्लॉट, उसके घर बार उसके बच्चों के पास चला जाता है, वरुसा के पास, बच्चे करेंगे वरुसा। तो ये जो शेयर्स हैं, ये भी इनके मरने के बाद किन के पास चले जाएंगे? इनके वरुसा के पास। तो ये नहीं रहेंगे, इनके वारिस मालिक बन जाएंगे, कंपनी अपनी जगह पे कायम रहे। सर वारिस भी कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा बंदा हम ढूंढ ही रहे होते हैं। काश किसी ऐसे बंदे से ताल्लुक लग जाए कि इसका आगे पीछे कोई ना, वो मरे उसके बाद मैं ही मालिक बन है। तो मेरे बच्चे याद रखना, जिसका कोई आगे पीछे ना हो उसकी गवर्नमेंट होती है। तो ये भी याद रखना कि अभी आप पता नहीं किस चक्कर में बैठे हों। अगर वो मर भी गया, उसका कोई वारिस ना हुआ, तो उसके उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास। तो फिर मेरे बच्चे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी। सर अगर गवर्नमेंट में कहूँ कि मैं उसका वारिस हूं, साबित करना पड़ेगा बेटा, साबित करना पड़ेगा। अल्लाह माफ करे वो बंदा वालदैन चेंज कर रहा होगा। ले बेटा, खतरनाक बात हो जाएगी ना। कितनी खतरनाक बात है, चंद पैसों के बदले है आईडी कार्ड चेंज करवाते फिर रहे हैं, कागज सारे चेंज कराओगे, पीछे सारे डॉक्यूमेंट चेंज होंगे ना। ऐसे ही मैट्रिक से, इंटर से, बेशर्मी। ले बेटा वापस आओ। देखो कानून पढ़ रहे हैं ना मेरे बच्चे, कानून में ऐसी बातें तो थोड़ा बहुत तो पता होनी चाहिए ना। पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। हमने कहा कि सर जब हम कंपनी को मालिकों से अलग करते हैं, और भी बड़े सारे इफेक्ट होते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड होने के, लेकिन जब हमने कंपनी को मालिकों से अलग कर दिया, सिर्फ अलग करने की वजह क्या है? हमने कहा कि अलग करने की तीन वजूहत। सबसे पहली वजह क्या है? हम चाहते थे मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो। वो तभी पॉसिबल थी अगर कंपनी अलहदा इंसान होती, मालिक अलहदा होते, ताकि कंपनी अपने मामलों के लिए खुद जिम्मेदार और मालिक अलहदा। फिर हमने कहा कि कंपनी को अलहदा करने की एक और वजह भी है। हम चाहते हैं कि अगर मालिक बदल भी रहे हो, कम से कम कंपनी अपनी जगह पे मौजूद रहे। सर अगर कंपनी बदल रही है तो मालिक अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे? और तो रहा ही नहीं ना। कंपनी खत्म कर दी, जो मर्जी हो, मालिक तो अपनी जगह पे मौजूद रहने ही रहने हैं। लेकिन मेन तो हम देख रहे हैं मालिकों की तरफ से कंपनी। अगर मालिक बदल रहा हो तो मालिक बदलते रहते हैं, कंपनी ने क्या बदलना है? बदलते मालिक रहते हैं। मालिक बदल रहे हो, कोई भी ना रहे, जो मर्जी हो जाए, कंपनी अपनी जगह पे कायम रहेगी जब तक कंपनी को आप खत्म ना कर। याद रखोगे मेरे बच्चे? अब ये दूसरी इसकी हमें वजह का पता चल गया। तीसरी वजह क्या है? हम कहते हैं कि ताकि मलकियत मलकियत और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, हम चाहते थे ये दोनों ना अलग अलग हो। मालकाना मामला अलग रहे और मैनेजमेंट और कंट्रोल करने वाले मामला अलग रहे। चाहे मालिक ही कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं फिर भी ऑनरशिप और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दोनों अलग अलग रहे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एक हम चाहते थे, ये तीन मालिक हैं, तीनों के तीनों इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं।
तो मेरे बच्चे हम चाहते हैं ये चाहे 3 मालिक हैं, तीनों डायरेक्टर हैं, उसके बावजूद मलकियत वाले मामला, ऑनरशिप वाले मामला और मैनेजमेंट और कंट्रोल वाले मामला अलग अलग रहे। पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता। मालिक अगर कम पार्टनरशिप को मैनेज भी कर रहे हो, उसके बावजूद करें या ना करें, उसके सारे मामला के लिए हर बंदा जिम्मेदार होता है। और फिर वहां पे हमने डिस्कस किया था, आप पार्टनरशिप में आप मैनेज कर रहे हो या नहीं, तो उसके बावजूद आपकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, आप घर बैठे हो तब भी लाइबल हो रहे होंगे, अजीब सा माहौल होता है उसके अंदर है। वहां पे ये नहीं होता कि जो बंदा, ये बंदा तो सिर्फ पार्टनर मैनेज कर रहा है, ये मैनेज करने की हद तक ही है मालिक कोई और है। जो बंदा पार्टनर है, चाहे मैनेज कर रहा हो या ना कर रहा हो, जो अजीब सा वहां पे खिचड़ी पकी हुई है। इसका उसमें सोल ट्रेडर में भी था, मालिक भी है, मैनेजमेंट कंट्रोल भी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि मालिक ही कंपनी को चला रहा होता है। हम ये नहीं कहते कि तू मालिक अलहदा है, मैनेजमेंट कंट्रोल अलहदा है। वो कहेगा ये काम तो किसी ऑफिसर ने, ये मान लो कि ये काम तो मैंने एज ए कंपनी मैनेजर ये काम गलत किया है। हमने कहा कि मालिक भी तो आप ही हो ना, तो मालिक के तौर पे भी तूने गलत किया है। कहेगा नहीं नहीं, वो तो एज ए मैनेजर में काम कर रहा था। हमने कहा कि सर, आप में और कंपनी में कोई फर्क थोड़ी है, आप और कंपनी एक ही हो, ये कंपनी ना लफो सॉरी माधव, आप और सोल ट्रेडर का कारोबार एक ही है सर। तो उसमें आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके लिए आप एज ए मालिक भी जिम्मेदार होंगे, एज ए मैनेजमेंट भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट और मलकियत में कोई फर्क है ही नहीं सर यहाँ पे। इसलिए पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप में मलकियत और मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे एक बंदा जो शेयर होल्डर है वो एज ए शेयर होल्डर लहदा है, और डायरेक्टर है एज ए डायरेक्टर लहदा है, चाहे वो शेयर होल्डर में से ही डायरेक्टर है। लेकिन जो काम डायरेक्टर के तौर पे करने वो डायरेक्टर के तौर पे होंगे, और डायरेक्टर के तौर पे आप गलत भी काम कर दो तब भी आपकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी मालिक के तौर पे नहीं है। बात याद रखोगे थोड़े से, बस इतना दिमाग में रखना। हम ये चाहते थे कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अलहदा हो जाए और मलकियत अलहदा हो जाए। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता, वहां पे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और मलकियत सेम ही रहती है, चाहे वो सेम बंदा कर रहे हो चाहे सेम बंदे ना कर रहे हो। अज्यूम कर लो हम सब लोग सीएफई के पार्टनर हैं, हम घरों में बैठे हुए हैं, इसकी हमने मैनेज करने के लिए एक पूरी मैनेजमेंट अपॉइंट की हुई है इसको चलाने के लिए। हम कहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हम मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लहदा है और ऑनरशिप लहदा है ना, ना, कोई सेपरेशन होती नहीं। इसके बावजूद अगर ये मैनेजर यहाँ पे गलत कुछ करेंगे, मालिक ही गलत कर रहे हैं, पकड़ेंगे जाके आपको ही उस गलती के ऊपर। हम कहेंगे सर मैनेज तो वो लोग कर रहे हैं, हम कहेंगे मालिक तो आप ही हो ना, और आप और मैनेजमेंट में कोई फर्क है ही नहीं। यहाँ पे आप लहदा मैनेजर रख भी लोगे, उनके की हुई हरकत के लिए जिम्मेदार आप ही हो। कंपनी में ऐसे नहीं होता, कंपनी में डायरेक्टर अलहदा, मालिक अलहदा। मालिक ही चाहे डायरेक्टर बन के बैठे हो, उसके बावजूद मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल में कोई गलतियां हो रही हो, उसमें किसी तरह की कमी बेशी हो जाए, किसी का नुकसान कर दें, मेरे बच्चे मालिक जिम्मेदार नहीं। याद रखोगे इस बात को। अगर कोई डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर गलत काम कर रहा हो, तो हम ये नहीं कहेंगे तो शेयर होल्डर के तौर पे भी कुछ गलत है, वो डायरेक्टर के तौर पे ही गलत है। नहीं भी समझ आई कोई मसला नहीं, बस आखिर पे एक चीज दिमाग में रख लेना कि कंपनी को मालिकों से अलग करने का ये भी मकसद था कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ये दोनों अलग हो। ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का लफ्ज दिमाग में रखना है। अगर आप में से कोई टैक्स पढ़ रहा है, वहां पे ना दो कंपनी और एओपी, उसके रेजिडेंट का स्टेटस आप चेक करोगे, ये कब रेजिडेंट होते हैं। वहां पे आप देखोगे अगर कंपनी है उसमें मान लो कि अगर होली या पार्शली कभी भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कभी ट्रांसफर हुआ हो फलाना है, तो उसमें फुली ट्रांसफर हुआ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब ही क्या है, चलाने वाले। अगर कंपनी की बात हो रही तो किसकी बात हो रही होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और अगर पार्टनरशिप हो तो पार्टनर्स की, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल वो खुद ही पार्टनर ही होते हैं। याद रखोगे इस बात को। तो बेटा आज सिर्फ एक चीज का भी अभी हमें पता चला सर, हम बार बार ये डिस्कस करते थे कि कंपनी मालिकों से अलहदा हो। सर कंपनी को हम मालिकों से अलहदा क्यों करते हैं, 3 वजूहात है उसके, और इसी वजह से मेरे बच्चे यही मेन डिफरेंस रहता है पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर और कंपनी के अंदर। और वो क्या क्या है मेरे बच्चे, सबसे पहले द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, यानी कि मालिकों से हमने कंपनी को सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बना दी, एक अलहदा इंसान बना दिया। हैव सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस है इसको अलहदा इंसान बनाने के लिए। क्या क्या, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ताकि मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो जाए, लिमिटेड। ये तभी पॉसिबल थी अगर बिजनेस अलहदा इंसान था, क्योंकि उस इंसान के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल मेंबर्स एंड डायरेक्टर, यानी कि हम चाहते हैं कि मेंबर्स एंड डायरेक्टर में सेपरेशन हो जाए, मेंबर्स अलहदा हो डायरेक्टर अलहदा हो, चाहे डायरेक्टर ही सॉरी मेंबर ही डायरेक्टर बन रहे हो, उसके बावजूद एज ए डायरेक्टर उनका रोल अलहदा हो, एज ए मेंबर उनका रोल अलहदा हो। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जैसे कल भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था, जो मेंबर अपना रोल परफॉर्म किया करेंगे जनरल मीटिंग्स में बैठ, डायरेक्टर अपना रोल परफॉर्म किया करेंगे बोर्ड मीटिंग में बैठ। मेरे बच्चे ये नहीं होगा कि सेम डायरेक्टर सेम शेयर होल्डर ही सारे डायरेक्टर हो,
और वो जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग इकट्ठी बुला लें, ऐसे नहीं होता। दोनों अलग अलग मामला चलेंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या है डिफरेंस। फिर हमने डिस्कस किया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब क्या था अभी जो हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए और बी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों ने अपने शेयर किसी मिस्टर सी और डी को सेल कर दिया। मैं कह दूं कि यहाँ पे ये शेयर ट्रांसफर हो गया मिस्टर सी और डी को, मैं ये कह दूं कि यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया सी और डी को, ऐसे ही ना मेरे, ऑनरशिप आप किसी और को ट्रांसफर होगी, क्या कंपनी की शेयर पे कोई असर चलेगा? तो शेयर पे तो कोई असर नहीं पड़ना सर, वो तो अपनी जगह पे कायम है। ऐसे ना मेरे बच्चे, मान लो इन दोनों की डेथ होगी और ये मेरे बच्चे मिस्टर ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये मिस्टर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर इनकी डेथ होगी तो इनके शेयर्स किनको ट्रांसफर हो जाएंगे? इनको। क्या कंपनी के शेयर पे कोई असर चलेगा? नहीं। मिस्टर ए ने अपने शेयर गिफ्ट कर दिए मिस्टर सी को, और मिस्टर बी ने अपने शेयर गिफ्ट कर दिए मिस्टर डी को, ट्रांसफर हो गए, क्या इसकी शेयर पे कोई असर चलेगा? नहीं। अच्छा, ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। पता नहीं इंसॉल्वेंट क्या होता है? जब कोई बंदा दिवालिया हो जाए, फिर याद है ना, जब कोई बंदा दिवालिया होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी के पास चली जाती है। फिर ऑफिशियल असाइनी, वो जो कोर्ट का नुमाइंदा होता है, वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को उसके क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लो भैया ये दोनों क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इनकी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी, बड़ी सारी तो नहीं होंगी, अगर बड़ी सारी पड़ी होती दिवालिया होते तो जितनी पड़ी होंगी उनमें शेयर्स भी थे, इस कंपनी के शेयर्स भी थे। आप ऑफिशियल असाइनी आए, जब आप आए इनके घरों में, तो आपको वहां पे क्या मिला, जहां पे बाकी प्रॉपर्टी मिली वहां पे क्या मिले, शेयर्स में मिले। अब आप ऑफिशियल असाइनी हो, आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को बेच के या ऐसे ही इसके उन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें जिसके इसने पैसे देने थे। आपने वो शेयर्स पकड़ के, इनके ये मिस्टर सी और डी क्रेडिटर्स हैं, आपने वो शेयर्स पकड़ के इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब ट्रांसफर हो गए। अब मालिक कौन हो जाएंगे, सी और डी। कहना ये चाह रहा हूँ कि शेयर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं किसी और, कोई बंदा बेच दे, कोई बंदा गिफ्ट कर दे, कोई बंदा मर जाए, या कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए। इसके अलावा कोई और वजह हो तो आप मुझे बता देना सर, अगर हम चोरी कर लें तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होते। याद है उसके चोरी के असूल बिलो में आपने पढ़ लिए कि अगर कोई किसी बंदे से कोई चीज़ चोरी हो जाए तो हम देखेंगे चोरी होने से पहले किसके पास थी, वही उसका मालिक होता है। एक्चुअली चोरी वाली चीज़ कभी ट्रांसफर नहीं होती, इसकी एक एक्सेप्शन है। किस किसने पढ़ा रहा बिलो, चलो बताओ इसकी एक्सेप्शन। जहां पे चोरी की भी चीज़ हो आगे ट्रांसफर हो जाती है और अगला बंदा मालिक बन जाता है। एक्सेप्शन बताओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपको याद हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स। हाँ, पास हो गया ना पेपर, कमाल हो गया मेरे बच्चे, कमाल हो गया। नहीं ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, और इसकी ये एग्जांपल भी है कि नॉलेज, आप ये लग रहा है कि आप, मैं जहां पे जो पढ़ा रहा हूँ ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये मेरी भी खामख्याली है और आपकी तो, ऐसे होता ही नहीं। मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, कहीं पर भी किसी क्लास में बैठो ना मेरे बच्चे, पेपर पास करने की नीयत से बैठो। ये कह रहा हूँ वो देखो नॉलेज, ये फाइनल भी काम आएगा, क्या खा काम आएगा? कल बी लॉ का पेपर दिया, अभी याद कुछ नहीं है, और हमें लग रहा है कि 2-3 साल के बाद हमारे काम आएगा। ये सब बेशर्मियां हैं। मैं सच्ची कह रहा हूं, कुछ रह जाएगा हमारे दिमागों के अंदर, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें पड़ी होंगी, जब कोई सिचुएशन आएगी कहीं उठ के आ जाया करेंगे, वैसे भी आ जाएगी। लेकिन कभी इस नियत से किसी चीज को नहीं पढ़ना कि आगे जाके मुझे याद है बचपन के अंदर बड़ा शौक था मुझे पढ़ने का। गांव में थे, हमारा एक रिलेटिव यहाँ पे लाहौर आ रहा था, मैंने उसको कहा कि मुझे ना वो डिक्शनरी ला के दे दें इंग्लिश वाली, और जब उसने मुझे डिक्शनरी ला के दी, मैंने शुरू से उसको याद करना शुरू कर दिया। उस बेवकूफ़ी मुझे आज भी याद है, पूरे के दिन में याद करता रहा, याद करता रहा है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि यार मैं आगे आगे तो जाए जा रहा हूँ, लेकिन पिछली चीज़ें फिर मुझे भूले वाले जा रही हैं, और ये इतनी बड़ी डिक्शनरी है, और ये तो मैं सारी ज़िंदगी पढ़ता रहूंगा, ये तो शायद मैं सारी ज़िंदगी याद ना कर पाऊँ। तो मैंने उसको गिव अप कर दिया, नहीं भैया ये काम हो ही नहीं सकता। और यकीन कर लो वो क्या पढ़ा था मुझे आज भी याद है, हालांकि ए का बड़ी हद तक मैंने कवर कर लिया था। क्या बोल रहे हो हैं? आई नहीं गिव अप करना चाहिए, ये भी बेशर्मी है। लगा रहता मैं अभी तक वहां पे उस डिक्शनरी को याद कर रहा होता है। ये सीए वाले बच्चों को ये भी एक अजीब सा ही वो पढ़ाया जाता है, गिव अप नहीं करना। देखो हिम्मत लगानी चाहिए बंदे को, एक जिंदगी मिली है, टका के करो, बार बार कोशिश करो। ये तो वैसे मेरे बच्चे, ये जिंदगी की जिसको कहते हैं ना, हमारी जिंदगी का एक वतीरा होना चाहिए कि कहीं एक ही दफा ट्राई नहीं करो, उसको करें, इसको बार बार ट्राई। ये तो नेचर है, ये होता है इस तरह का मामला। लेकिन ये कहना कि अल्लाह माफ करे उसको ताहयात अपना मकसद बना रहे हैं, फिर उसको रहने दो मेरे बच्चे। कोशिश करें कि हद तक करें उसको, ये हमेशा होती है। ये लोग किला फतह करने के लिए निकलते थे, बार बार कोशिशें करते थे, लेकिन आगे से इतनी रिटेलिएशन होती थी, वापस चले जाते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हार के बैठ जाते थे।
कितनी लाशें लेके जा रहे हैं, अपने आइंदा नहीं आएंगे यहाँ पे, फिर आते थे फिर आते थे फिर आते थे, कहीं ना कहीं कर ही लेते थे उसको पता। ले बड़ा अच्छा, ये समझ आ गई, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये मालिक ना भी रहे तो कोई मसला नहीं, जब ये नहीं रहेंगे पक्की बात है। और कब नहीं रहेंगे? जब ये बेच दे, मार दे पहले उन्होंने, हैं भैया, जब ये मर जाए, जब ये शेयर बेच दे, या किसी को गिफ्ट कर दे, या इंसॉल्वेंट हो जाए, ये मालिक नहीं रहे। और पक्की बात है, ये नहीं होगा कि इनके साथ शेयर्स भी इनकी कब्र में चले जाएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो शेयर्स क्या हो जाएंगे, किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। वो परपेचुअल इन्वेंट्री का एक होता है ना, एक कार्ड बनता है परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड जो भी है, उसमें होता है कि जो इन्वेंट्री जैसे लगातार जो जैसे आती जा रही है वो अपडेट होता रहता है, वो जो कार्ड है उसका इन्वेंट्री कार्ड है। तो ये नहीं रहेंगे तो लगातार इनकी जगह पे कोई और था, ये जाते जाए आता जाएगा, भैया जाते जाए आता जाएगा, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन हो। ये ना हो तो कोई और हो, है। जैसे अभी वो मैं देख रहा था, वो कहता है कि ये जमीन भी बड़ी बेवफा है, ये कभी भी किसी इंसान को एक मैक्सिमम, अगर कोई इस जमीन का कभी कोई मालिक रहा होगा तो शायद कोई 100 साल, कोई 125 साल, उससे ज्यादा इस जमीन का कोई एक बंदा मालिक रह ही नहीं सकता, है। जिसके लिए हम मरते हैं मारते हैं। उसकी भी एक लिमिट है कि इसके मालिक आप एक खास लिमिट तक ही रह सकते हैं, उसमें पक्की बात है इसका मालिक चेंज होगा, जो मर्जी कर लो आप इसको। तो मेरे बच्चे फिर भी मेरा ख्याल है कि अभी सबसे ज्यादा, अल्लाह माफ करे, जो अमवात हैं वो हार्ट अटैक से हैं। दूसरे नंबर पे ये जो जायदाद वगैरह के तनाज़ों में लोग मरते हैं, ये यकीनन दूसरे नंबर पे है। बहुत आवाम मरती है, कुछ लोग रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, पर अल्लाह माफ करे। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? कम मालिक बदलते रहे, कंपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती रहे, वो कहीं नहीं जा रही हो मालिकों के कहीं जाने से। मुश्किल बात तो नहीं मेरे बच्चे? अब पेपर में अगर वो पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, आपने एक ढूंढना होगा, तीन होंगे, एक नहीं होगा। वो तीन कौन से होंगे? ये वाले, इनके अलावा जो होगा पक्की बात है वो उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तो आप बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। या 2-3 नंबर का वैसे पूछ ले, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बता, बस ध्यान ये रखना है, चाहे यहाँ पे लफज इफेक्ट लिख दे, चाहे यहाँ पे लफज कॉन्सिक्वेंसेस लिख दे, सेपरेट पर्सनैलिटी, फिर यही तीन बातें बतानी है, बस ध्यान रखना है सेपरेट पर्सनैलिटी। और अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी पूछे, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन या कंसिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर वो अगला टॉपिक आएगा, जब हम पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगा। याद रखोगे इस बात का? ले बेटा, अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने सीखने हैं, वैसे तो I2B के अंदर आपने सीख रखे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है। शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा ना शेयर्स का कॉन्सेप्ट एक अभी यहाँ पे सीख लो, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाके हम शेयर्स का दोबारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चैप्टर 5 भी शेयर्स के बारे में मेरे बच्चे, उसकी टाइप शेप्स जो आप बचपन में पढ़ के आए हो I2B के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, उस तरह की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ना एक दफा, क्योंकि शेयर्स का जिक्र आएगा बार बार, तो हमें अभी से पता होना चाहिए कि ये शेयर्स बनते कैसे हैं। अगर वैसे तो माशाल्लाह आप सियाने लोग हो, आपको पहले ही पता है। तो बेटा अज्यूम कर लो, ये मिस्टर A B, इसके साथ और भी बड़े सारे लोग हैं, ये सारे मिलकर मेरे बच्चे एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। अब तरीकाकार क्या होता है कंपनी बनाने का? कानून कहता है कि जब कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाने जा रहे हैं, चलें इनका एक और नाम भी याद रखना है, जो लोग कंपनी बनाने जा रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। क्या लफ्ज बोला जाता है इनके लिए? प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेटा ये सारे लोग ये कंपनी बनाने का सोच रहे थे, ऐसा करते हैं कंपनी बनाते हैं। कानून इनको कहता है कि ओए कंपनी बनाने जा रहे हो, कंपनी देखो, कंपनी बनाने का मकसद ही क्या है? कारोबार। कंपनी होती ही कारोबार के लिए है, कारोबार के अलावा कंपनी का कोई मकसद नहीं होता, ना ही हम बनाते हैं। याद रखोगे इस बात को? ये नहीं होगा कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए आप कंपनी बना के बैठे हैं, और मकसद है लोगों की ज़कात का काम करना है, खैरात का काम करना, और कंपनी बना के बैठे। कंपनी का मकसद हमेशा कारोबार है, और कारोबार का मकसद हमेशा प्रॉफिट कमाना होता है। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे, वो यहीं पे आ जाएगी इसी चैप्टर के अंदर, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। वो एक खास तरीके से बनाई जाती है, वो कंपनी भी होती है और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना भी नहीं होता, वो एक खास है, एक मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ले बेटा, कानून कहता है कि वो लोग जो कंपनी बनाने जा रहे हो, भाई कंपनी एक कारोबार है और कारोबार बगैर पैसों के नहीं होता। तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, कंपनी बनाने वालों के ऊपर, कि कंपनी बनाते वक्त ही सोचें कि जो कारोबार करने जा रहे हो, उस कारोबार को जितने सालों तक करोगे उसकी जिंदगी में कितना पैसा दरकार हो, आप बनाते वक्त ही सोच के रखें। और खाली सोच के ना रखें, उसको लिख के रखें। यानी कि कंपनी बनाने वालों के ऊपर जिम्मेदारी सबसे पहले क्या है, कि जो कंपनी बनाने जा रहे हो वो एक कारोबार है, और कारोबार के लिए हमेशा पैसे चाहिए होते। तो आप सोचो शुरू के अंदर, जो कारोबार करने जा रहे हो, इस कारोबार को जितनी देर ये चलेगा, इसको कितना का पैसा दरकार हो। अज्यूम कर लो हम ये कारोबार करने जा रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पे कंपनी बनाने जा रहे हैं,
हमने कहा कि ऐसा करना है, हमने ये फलाना कारोबार करना है, अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी अमाउंट रख लेते हैं ताकि हमें सोचना ना पड़े, क्योंकि सोचने वाले काम से हमें वैसे भी नफरत है। ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी अमाउंट रख लेते हैं। हमने कहा कि जो कारोबार हम करने जा रहे हैं, हमें लग रहा है ये आगे 200-400 साल चलेगा, और इसको शायद पूरी जिंदगी के अंदर, इस कारोबार की जिंदगी के अंदर, इस कारोबार को 1 लाख रुपया चाहिए हो। सोच लिया हमने। अब मेरे बच्चे एक्चुअली समझ लो, इस पूरे कारोबार की जो टोटल वर्थ होगी, वो कितनी है? 1 लाख रुपए। अब अगली बात आई कि सर हम ये चाहते हैं इस 1 लाख रुपए को कई लोग कंट्रीब्यूट करें। लेकिन सर इस 1 लाख रुपए को कई लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हर बंदा अपनी अपनी, हमने हमने कहा कि कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? कोई कहता है मेरे पास 10 रुपए हैं, कोई कहता है 20 हैं, कोई कहता है 100 रुपया। वो कहता है कि मैं उस लिहाज से इस कंपनी का मालिक बन जाऊं। हमने कहा कि भाई देखो, हम इस कंपनी के कोई हिस्से नहीं कर रहे। अभी मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। अज्यूम कर लो यहाँ पे, नहीं कंपनी गायब हो रही है, इस बंदे को भी खत्म कर, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है और वो कंपनी बनाने जा रहा है। और वो कहता है कि ये मैं कंपनी बनाने तो जा रहा हूं, लेकिन इस कंपनी के मैंने कोई हिस्से नहीं करने, इस कंपनी का एक ही हिस्सा है। इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितने पैसे चाहिए होंगे? 1 लाख रुपए। उसने कहा कि इस कंपनी का मैं एक ही हिस्सा बना के रखूंगा। हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर। इस कंपनी के फिर कितने शेयर होंगे? एक। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए। मुश्किल बात तो नहीं। एक बंदा और आ गया, उसने कहा यार देखो ये मिस्टर है, और ये मुझे भी हिस्सेदार होना, मैं भी चाहता हूँ तेरे साथ इसमें हिस्सेदार हो। कहते चल तेरे कहने पे इस कंपनी के 2 हिस्से करो। तो मेरे बच्चे अब हमने इसके कितने शेयर कर दिए? 2। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 50,000 रुपये। ऐसे मेरे बच्चे, इनके बाद इनके कुछ और यार दोस्त आगे, दो। उन्होंने कहा कि यार हम 2 लोग भी इसमें हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं। हमने कहा कोई मसला नहीं, ये लो हम कंपनी के 2 हिस्से और कर देते हैं। अब मेरे बच्चे इस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? हिस्से कितने? शेयर्स मतलब हिस्सा। शेयर्स कितने हो गए? 4। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 25,000 रुपये। उसके बाद एक पूरा गांव शहर चल के आ गया, हम भी हिस्सेदार बने। हमने कहा करो, हमें हिस्से तो करने दो पहले। हमने क्या किया, इसके हिस्से करने शुरू कर दिए। हमने कहा कि एक हिस्सा ये हमने टोटल हिस्से मान लो, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? बोला 1 लाख रुपए। हमने कहा कि इसके हम 10,000 हिस्से कर देते हैं। 10,000 लोग आगे थे। हमने कहा कि कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, हम इसके 10,000 हिस्से कर देते हैं। अब मुझे बताएं एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी? बोला 10 रुपए। क्योंकि मेन तो यही है ना, मेरा पैसा वही रहेगा जो पूरी जिंदगी में इसको चाहिए होगा। उस पैसे को ही हमने क्या कर दिया, 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली ये पैसा क्या है? इस कंपनी की टोटल वर्थ, इस कंपनी की टोटल मान लो कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है। हम चाहते हैं हर बंदा अपनी अपनी औकात के लिहाज से इसमें कंट्रीब्यूट करे। हमने कहा कि फिर कंट्रीब्यूट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसके छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं। हमने क्या किया, इसके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10-10 के हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब 10-10 रुपए के 1 लाख वैल्यू के ये जो कंपनी थी उसको 10-10 रुपए के हिस्सों में डिवाइड किया, तो कितने हिस्से बने टोटल? ये इसके टोटल शेयर्स होंगे, और एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपए। ये बिल्कुल मेरे इस तरह किसी कंपनी के अंदर शेयर्स बनते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। एक होता है ना, मान लो कि आपके पास कोई 4 मुरब्बे जमीन पड़ी हुई है, आप अकेले उसमें अपना घर बना के बैठ जाओ, इट्स ओके, किसी को कोई एतराज तो नहीं। हमारे जर्नैल बेचारे गरीब लोग, उनके पास कई कई कनालों के बेचारे, कई कई मुरब्बों के छोटे छोटे घर हैं उसके अंदर, हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर खैर करे, हैं। अल्लाह ताला उनके आसानियाँ करे उनके लिए। हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और बड़े बेचारे चंद मुरब्बों के घरों में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अगर उनके ऊपर इतना बुरा वक़्त है, वैसा बुरा वक़्त अल्लाह हमारे ऊपर भी लेकर। आप ही आमीन। नहीं बेटा, अब हुआ क्या देखिएगा, आपके पास मान लो कि मेरे बच्चे 4 मुरब्बे जमीन के हैं। अब इस तरह करके ये कितने बन जाओगे? 100 एकड़। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, 100 एकड़ जमीन का है। अब चाहे तो उसमें अपना अकेले अपना घर बना के मेरे बच्चे उसमें बैठ जाओ, ये लो भैया मैं बैठा हूँ उसमें। लेकिन आप ऐसा करो, आप कहते हो कि भैया मैं चाहता हूँ इसमें कई लोग इस 4 मुरब्बे के मालिक बन जाए। आपने क्या किया, उस डीएचए बना सकते। वैसे अगर आप अकेले घर बनाते हो, चलो यार 1 मुरब्बा कर लो, थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा वैसे, क्योंकि वो डिवाइड करना है ना, वो दिक्कत होगी मुझे। चलो 100 एकड़ ही है भैया, रखो इसको। 100 एकड़ ऐसे ही है ना, 4 मुरब्बे। आपने अपना अकेले घर बना लिया। अब आप लोगों को क्या बताओगे, मेरा कितने एकड़ में घर है? 100 एकड़ में अकेला मालिक हूं। ऐसे ही है ना, अभी तो अकेले मालिक हो ना इस सारे के सारे। आपने कहा कि ऐसा कर लेता हूँ यार, फिर भी इसके 2 हिस्से कर ले। आप कितने के हिस्से के मालिक होंगे? 50 एकड़, और दूसरा भी 50 का। आपने कहा कि 4 कर लेते हैं, तो कितने कितने? 25। करते 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 भैया आपने इसके 5-5 मरले के घर बना। और जो बंदा आके
5 मरले का घर खरीदेगा, वो उतने के हिस्से का क्या बनेगा, मालिक। सेम एक्चुअली ये जो शेयर्स होते हैं ना, हमने कंपनी के हिस्से किए होते हैं, इसका नाम भी उर्दू में हिस्से ही होता है? ये शेयर्स क्या होते हैं, हिस्से। तो हमने कंपनी के एक्चुअली हिस्से कर दिए होते हैं, और हिस्से किस बेस पे करते हैं, ये जो शुरू में हमने सोचा होता है इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होता है, ये शुरू में बनाने वाले डिसाइड करते हैं। फिर उन्हीं को क्या करते हैं, वो छोटे छोटे 10-10 रुपए के हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो लोगों के सामने रख देते हैं, हर बंदा अपनी अपनी औकात के मुताबिक हिस्से खरीद। जब लोग क्या करते हैं, ये हिस्से खरीद लेते हैं। जब लोग ये मान लो कितने हिस्से हैं, 10,000, और कितने का एक हिस्सा है, 10 रुपए का। जब 10,000 हिस्से 10 रुपए के लिहाज से सेल हो जाएंगे, मुझे बताएं क्या कंपनी का वो सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा? बिल्कुल। तो हम इस तरह कारोबार करते हैं मेरे बच्चे। तो कोई बंदा अगर वो हिस्सेदार बनना चाहता है तो क्या कर ले यार, ये अगर ये भी सुबह का लगा होता 8 बजे का। देखो ये तो इंसान है, मैं तो मशीन हूँ। तो ये बेचारा ना परेशान हो जाता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है ना, शर्म तो नहीं आ रही है सर? ये मशीन है, मैं इंसान हूँ जी बेटा। वो मार्केट वैल्यू होती है, हाँ वो देखेंगे आगे जाके, वो मार्केट वैल्यू होती है, ये फेस वैल्यू होती अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी का मेंबर बनना है या शेयर होल्डर बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इन्वेस्ट करे। है। नहीं तरले करे आगे पक्की बात है ना सर। ना ना ना, सिर्फ मेंबर नहीं हो, सिर्फ मेंबर नहीं, जो मर्जी हो वो मेंबर नहीं। आगे नहीं, ये इसने बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे बच्चे, आगे जाके देखेंगे। कोई बंदा किसी कंपनी का मालिक दो तरीके से बन सकता है, शेयर्स के साथ भी, बगैर शेयर्स के भी। वो जो बगैर शेयर्स के होंगे उस कंपनी में एक्चुअली शेयर्स होते ही नहीं, उसको कहते हैं हम गारंटी लिमिटेड कंपनी। उसमें मालिक बनने के लिए आपको शेयर्स की जरूरत, जिस कंपनी में शेयर्स ही हो आपको मालिक बनने के लिए हर सूरत में शेयर्स ही खरीदने पड़े। इसके अलावा कोई, मालिक की बात करें, डायरेक्टर्स की बात तो नहीं कर रहे। वो जो उसका बड़ा अच्छा एम्प्लॉई है, वो मैनेज कर रहा है, वो एम्प्लॉई हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, मालिक तो नहीं हो सकता। खैर इसको देखेंगे मेरे बच्चे आगे। जी बेटा। मैं कहा था कंपनी अलग इंसान है। मान लो मेरे बच्चे एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, ये कहता है मैं कंपनी बनाऊंगा और सारा टोटल हिस्सा अपने पास ही रखूं। तो मेरे बच्चे कंपनी अलग इंसान है। इसने मान लो कि इसका टोटल ये है कितने का, 1 लाख रुपए, एक ही हिस्सा रखा है, और ये कहता है ये एक हिस्सा ही मैं रखूंगा। तो 1 लाख रुपया, ये जो इंसान है ना, ये इंसान इसका अपना बैंक अकाउंट है। तो ये क्या करेगा, 1 लाख रुपया इस कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। कल जब आप बड़े होंगे ना, आपका दिल करेगा मैं कंपनी बनाऊं। तो जब आप कंपनी बनाने जा रहे होते हैं, तो जैसे ही आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो सेपरेट पर्सन बन जाती है। फिर कंपनी बनाते वक्त आपने ना, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते वक्त ही कुछ शेयर लेने का वादा कर लेते हैं। फिर जब कंपनी बन जाती है ना, जिस दिन बन जाती है उसके बाद आपको 30 दिन मिलते हैं, 30 दिन के अंदर जितने जितने शेयर लेने का वादा किया था उतने पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, अपने अकाउंट से उठा के। क्योंकि अब वो लहदा इंसान है, अब उस इंसान के पास पैसे जाएंगे। वो लहदा बात है। अच्छा ये पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हुए, इसको मैनेज कौन करेगा, कौन किसके साथ, यानी कि कौन इस पैसे को खर्च कर रहा होगा, डायरेक्टर, ये खुद ही डायरेक्टर बन के आ गए यहाँ पे। वो भी हो, लेकिन तरीकाकार यही होता वो। हाँ हाँ, ठीक हो गया। बिल्कुल। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसे होता नहीं ना। ये थोड़ी है कि एक कंपनी का एक ही शेयर होता है। अब एक बंदा पता क्या करता है फिर उसे, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये मिस्टर ए है, ये कहता है मैं कंपनी बना के कारोबार करूंगा। इसने सोचा इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितने पैसे चाहिए होंगे, 1 लाख। उसने कहा कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसके पहले ही हिस्से बना के रख लिया करते हैं। एक हिस्सा नहीं होता, हिस्से बना के रख लिया करते हैं। 10 10 10 रुपए के इसने 1 लाख, 1 लाख के 10,000 हिस्से करके रखे। और कहा मैं किसी को साथ और कोई हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा, सारे हिस्से मैं अपने पास ही रखूंगा। ऐसी कंपनी को कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसी बना के चल जाए, लेकिन आगे फ्यूचर में इसको लगे नहीं यार, मुझे किसी और को भी हिस्सेदार बना लेना चाहिए। ये इसके पास 10 के 10,000 शेयर किसके पास पड़े हुए, इसके पास। ये क्या करेगा, उसमें से 5,000 शेयर किसी और को भेज देगा। वो बंदा जो पैसे देगा वो इसको देगा। वो पैसे तो इससे खरीद रहा है ना, वो कंपनी से तो नहीं खरीद रहा। इसका तरीकाकार होता है ना मेरे बच्चे। अब चलो मैं तरीकाकार की तरफ आऊँ। एक्चुअली हम जरा थोड़ा सा ना कबल इस वक्त कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो फायदा भी होगा इसका, ताकि हमें थोड़ा सा पहले ही पता चल ले बेटा। ये कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, और इन्होंने सोचा इस कंपनी को, यानी कि इस कारोबार को पूरी जिंदगी में कितने पैसे चाहिए होंगे, वही रखते हैं एग्जाम्पल, 1 लाख 10 रुपए का एक हिस्सा। तो टोटल हिस्से कितने हुए, 10,000 शेयर हुए मेरे। और ये जो पैसा चाहिए होता है ना, ये जो हमने हिस्से करके रखे हैं, ये पूरी जिंदगी के लिए वो हिस्से हैं जो कंपनी इशू कर सकते हैं वक्तन फौरन।
और ये नहीं होता कि ये लाख रुपया जो इन्होंने सोचा पूरी जिंदगी में कंपनी को चाहिए होगा, ये शुरू में पहले दिन इकट्ठा करके रखना है। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं होता। ये जो मालिक हैं ये सोचेंगे कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में तो इतना पैसा चाहिए, लेकिन शुरू में जब हमने कारोबार शुरू करना है ना, उस वक्त सिर्फ 25,000 चाहिए। तो फिर ये क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये सारे के सारे 10 के 10,000 शेयर बेच, ये शुरू के अंदर सिर्फ कितने शेयर बेचेंगे, 2500। 2500 शेयर बेचेंगे, 10 रुपए का एक शेयर, तो इनके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, 25,000, और ये कारोबार शुरू कर देंगे। आगे कुछ अर्से के बाद इनको लगा कि भैया हमने बिजनेस को मजीद ग्रो करवाना है, हमें और पैसे की जरूरत है। इन्होंने मुड़ के देखा कंपनी में 7500 शेयर अभी भी पड़े हैं, कि उसमें से उन्होंने कहा कि 2500 शेयर और भेज देते, और लोगों को, नए लोगों को 2500 शेयर भेजेंगे, कंपनी में और पैसा आ जाएगा। ये पैसा कंपनी में जा रहा होगा डेफिनेटली। ये देखो जो कंपनी के ये वाले शेयर्स है ना, ये 10,000 शेयर्स बना के, ये कंपनी की ही मलकियत है इस तरह के। कंपनी लहरा इंसान है, उसके पास कितने शेयर पड़े हुए अपने मामला को चलाने के लिए, 10,000 हिस्से हैं, और कंपनी इन्हें हिस्सों को बेच बेच के अपने मामला को चलाती है। जब ये 10 के 10,000 शेयर बिक गए तो कंपनी के अकाउंट में कितना आ चुका होगा, वक्तन फवक्तन करके 1 लाख। अब ये शेयर्स किनके पास पड़े होंगे, लोगों के पास, लोगों के पास। अब वो जब आगे बेच रहे होंगे, वो एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे होंगे, ये पैसा कंपनी में नहीं जाएगा, कंपनी के पास वही पैसा जाता है जो कंपनी नए शेयर इशू करती है, जिसको आईपीओ कहते हैं, या कुछ उसके बाद वक्तन फक्तन कुछ और शेयर इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर का वो है। वो जो कंपनी खुद शेयर मेरे बच्चे इशू कर रही हो, वो कंपनी के पास पैसे जाते हैं। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे, मैं आगे आपको बेचता हूं, वो तो पैसे मेरे पास ही रहने हैं। और 10 रुपए का एक शेयर, कंपनी जब शेयर बेचेगी वो कितने का बेचा करेगी, 10 रुपए का। अब मार्केट में मेरे बच्चे कुछ अर्से के बाद मेरे उस शेयर की वैल्यू होगी 25 रुपए। अब ये क्या हुआ सर, एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो उसके मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो हम मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त अब 25-30 रुपए में हो रही होगी, लेकिन कंपनी उसके बावजूद बाद में भी अगर शेयर इशू करेगी, वो 10 रुपए पे ही इशू करेगी। और तरीकाकार होता है, वो आगे जाके पड़ेगा फाइनल में, प्रीमियम पे भी शेयर इशू किए जा सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू करती है बात का, तो बेचारी कोई कंपनी कहती है 10 रुपए का शेयर हम 7 रुपए में बेच रहे हैं। याद रखोगे छोटी छोटी बातें, ये जब थोड़ी सी बड़ी बातें हो जाएंगी, वापस आ जाओ। हमारे पास टाइम क्या है, 2-4 मिनट। क्या कह रहे हैं, रोड़ा ही कौन, कुछ नहीं लगता, लेकिन करोगे क्या, करोगे कौन सा करोगे जी बेटा। एक तो ये मांगा, जब आप कंपनी बन जाते हो अलहदा इंसान के तौर पे गवर्नमेंट के पास आप रिकग्नाइज हो गए, और जब एक बंदा कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अब वो जो भी काम कर रही होगी मेरे बच्चे, उसके ऊपर अच्छी खासी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। सो ट्रेडर, कहीं गली मोहल्ले में आप दुकान खोल के बैठे हो, गवर्नमेंट को क्या पता कोई दुकान खुली हुई है, आप कमा रहे हो, खा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उस कारोबार का नुकसान हो तो फिर पर्सनल लायबिलिटी। हर तरह के कारोबार के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ऑप्शन आपके सामने है। आपने आपको ज्यादा महफूज तरीके से चलना है, लेकिन उसके उसके कुछ आगे खर्चे भी हैं, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पर अप्लाई होंगे, फिर कंपनी बना के कर लो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल ही, देखो आप पढ़ते थे ना, सबसे कम रूल्स एंड रेगुलेशन सोल ट्रेडर पे अप्लाई होते हैं, थोड़े से और बढ़ जाएंगे पार्टनरशिप के अंदर, और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के ऊपर। तो इसलिए मेरे बच्चे ये थोड़ा सा आपकी वो है स्वाभाविक, लेकिन कुछ कारोबार होते ही ऐसे हैं, आप उनको कंपनी बना के ही लेके चल सकते हैं। जैसे तो कोई मोहल्ले के लेवल की दुकान बना रखी है छोटी मोटी, फिर तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पे कोई चीज़ बना के बेचना चाह रहे हो, जैसे अभी गौरमे की ही बात करें, अगर हम कहेंगे गौरमे अभी इस लेवल के ऊपर पार्टनरशिप या कंपनी के तौर पे चल सकते, ओ सॉरी, सोल ट्रेडर के तौर पे, तो वो तकरीबन इम्पॉसिबल है। वो जितना ग्रो कर गया उसको पार्टनरशिप और उसमें पॉसिबल ही नहीं उसको लेकर चलना। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस को ग्रो, अगर बड़े लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हो, तो बड़े लेवल पर मेरे बच्चे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर नहीं जा पाते, उसके लिए फिर कंपनी ही ऑप्शन होता है। बस आखिरी बस बात, इसको वाइंड अप करें। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते वक्त ये सोचते हैं इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, फिर वो क्या करते हैं, इस पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में, या ये पैसा पैसा कह लो या इसको ये कंपनी कह लो टोटल, फिर वो क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा कि हमने 10-10 रुपए के 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, या शुरू में ही इसको 25,000 की, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसको 25,000 की जरूरत है, तो ये क्या करेगी, इन 10,000 में से 2500 शेयर ऑफर कर देगी लोगों को, और 7500 अभी भी पड़े होंगे, कुछ अर्से बाद, साल 2-4 साल बाद फिर उनमें से शेयर इशू कर दे। जब 10,000 के 10,000 शेयर इशू कर चुकी होगी, उसके बाद खत्म, अब मजीद शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर हम आगे जाके चैप्टर 5 में जाके कुछ डिस्कस करेंगे, इसको मजीद बढ़ा भी सकते हैं। खैर कल ही पढ़ेंगे, माजरत के साथ आज थोड़ा पढ़ा है हमने, लेकिन बात वही है, मकसद यहाँ पे सिर्फ पढ़ना नहीं, तैयारी करना है। और कुछ बात का आज कुछ एक्स्ट्रा बातें हुई हैं, लेकिन ये काम आगे जाके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। ले बेटा, कहाँ तक आप लोगों ने ये रीड करके, रीड करने के लिहाज से मेरे अच्छे,
कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी से ऊपर ऊपर आपने रीड करके आना है, याद करके नहीं कह रहा, रीड करके आना है, ताकि आपको पता चल जाएगा। कल इंशाल्लाह एक एक लफ्ज को दोबारा रीड किया जाएगा, समझाया जाएगा आपको इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो मेरे बच्चे वैसे पूछ लो, 2-4 मिनट हैं आप लोगों के पास, कुछ पूछना चाहें, कोई डर हो, कोई खौफ हो, आपको लग रहा हो सर अभी भी, बता दें। डरना नहीं मेरे बच्चे, कोई खौफ नहीं करना है। और ये अटेम्प्ट होती ही बेखौफ, किस्मत आजमाने जा रहे हो ना, वही 2-3 महीने में पेपर पास करने जा रहे हो, तो भाई बेखौफ ही हो आप लोग। जी बेटा। तो जब कोई बेचेगा तो वो फायदा तो बेचने वाले को होगा, कंपनी को कैसे होगा? तो बेचने को पहले कैपिटल जमा किया होगा। बेटा कंपनी को उस फायदे के लेने की जरूरत ही क्या है? देखो अभी मैं माजर से देखो ना, सीएफई कंपनी है, सीएफई के एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपए। सीएफई बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, ये तो है, ये तो नहीं बोलोगे? नहीं। तो सीएफई के एक शेयर की वैल्यू कितनी? 10 रुपए। सीएफई बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा होगा, तो इसके जो लोग बेचारे इसके शेयर खरीद के बैठे होंगे, लोगों को देखो, शेयर होल्डर को मिलता क्या है? डिविडेंड। यार मुझे थोड़ा सा डिविडेंड, और डिविडेंड कहां से मिलता है? प्रॉफिट में। सीएफई को पिछले कई सालों से प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। मुझे बताएंगे इनके शेयर होल्डर के घरों में कुछ जा रहा होगा? नहीं। अबे वो चाह रहा है यार ये भी मैं शेयर से जान छड़वाऊं, इसने साथ हमसाये को कहा यार ये खरीद ले मुझसे। कहता कितने के? कहता 2 रुपए का। खरीदा कितने का? सोच 10 रुपए का। क्या कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ में आ जाए, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा वहां से कंपनी से। अब लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखो, सीएफई हर साल लगातार टका के प्रॉफिट कमा रहा है, और इनके घरों में गाड़ियां भर भर के डिविडेंड की जा रही है। अब हर कोई हमसाया पूछा, ओए तू तेरे पास क्या है ऐसा है, तो अमीर से अमीर होता जा रहा है। कहता ये देखिए शेयर्स, सीएफई के शेयर्स हैं। वो कहेगा मुझे दे दे। अरे ऐसे थोड़ी, इतना कमा रहा हूं इसे, ये था तो 10 रुपए का, अब कितने का दूंगा आपको? 5,000 का एक। एक्चुअली ये जो शेयर्स की वैल्यू कम ज्यादा होती है ना, ये कंपनी की परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। अच्छा परफॉर्म करेगी, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, वो तो वैसे ही शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड की शक्ल में फायदा जा रहा होगा। या कंपनी के चले, समझ आएगी ना थोड़ी बहुत? ठीक हो गया। कोई और सवाल? सेवक 5 फरवरी को इंशाल्लाह, उससे पहले पहले ही हो जाएगा, उस 5 फरवरी के आगे नहीं जाएंगे। ये जिशान ने पूछा ना, शर्म तो नहीं आ रही? चले मेरे बच्चे, कोई और? चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। हर बच्चे के पास किताब होनी चाहिए मेरे बच्चे, कल किताबें चेक होंगी। और जाओ।